स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा सब्जेक्ट है सेकेंड ईयर एचडीपी का माइनर वेटरनरी सर्जरी। और माइनर वेटरनरी सर्जरी में कल हमने सूचर और सूचरिंग के बारे में अध्ययन किया था, उसी को आज कंटिन्यूस करेंगे। सूचर्स, कल हमने सूचर और सूचरिंग की परिभाषा पढ़ी थी, उसमें लाइगेचर की परिभाषा देखी थी, नोट के बारे में पढ़ा था। और सूचरिंग जब करते हैं किसी घाव पे तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो भी हमने कल अध्ययन किया था। सूचर मटेरियल यानी जो टांके लगाने के जो धागे हैं, धागा, उसी को सूचर मटेरियल बोलते हैं। तो उसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, वो 11 प्रकार की विशेषताएं कल हमने अध्ययन किया था। आज हम जो सूचरिंग मटेरियल है या सूचरिंग पदार्थ है या धागा है, उसका वर्गीकरण पड़ेगा कि वो कितने प्रकार का होता है। तो वो टांके लगाने का जो धागा है उसी को हम मतलब क्या है, थ्रेड या धागा बोलते हैं। तो सूचरिंग मटेरियल जो 2 प्रकार के होते हैं, मतलब अपने उसको बॉडी में एब्जॉर्ब होने के हिसाब से, यानी बॉडी में वो मिलता है, बॉडी के अंदर मिल जाता है, उसके हिसाब से हम उसको, एक तो होता है घुलनशील, घुलनशील को हम एब्जॉर्बेबल बोलते हैं, एब्जॉर्ब हो जाता है शरीर में। एक होता है अघुलनशील या नॉन एब्जॉर्बेबल। अवशोषित अथवा घुलनशील धागा जो है एब्जॉर्बेबल, ये क्या है, ये वो धागे जो शरीर में ऊतकों द्वारा, शरीर के जो ऊतक जिनमें हम ये धागे लगाते हैं, उनमें कुछ समय के बाद में ये अवशोषित हो जाते हैं, यानी इनको शरीर से हटाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये उसमें शरीर में जो टिश्यूज़ में लगाते हैं उनमें मिल जाते हैं ये, यानी उसमें अवशोषित हो जाते हैं, इसलिए उनको हटाने की आवश्यकता नहीं है। अवशोषण जो है वो फेगोसाइटोसिस, मतलब जो सेल है बॉडी की, वो जो फॉरेन पार्टिकल होता है उसको, जो सेल है फेगोसाइटोसिस कर लेते हैं, उसको खा जाती है। आपने पहले से सेल में पढ़ा होगा कि फेगोसाइटोसिस क्या होता है। तो फेगोसाइटोसिस की क्रिया द्वारा ये जो एब्जॉर्बेबल सूचरिंग मटेरियल है, इसको जब घाव मिल जाता है तो धीरे धीरे वो सेल्स जो बॉडी की है वो इनको खा लेती है, ताकि ये शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता है। या क्या है कि एंजाइमेटिक क्रियाएं होती हैं जिसके द्वारा ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं, एंजाइमेटिक क्रियाओं के द्वारा भी ये एब्जॉर्ब। ये जो घुलनशील या अवशोषित धागे जो होते हैं, ये मोस्टली जो है शरीर के अंदर वाले जो ऑर्गन होते हैं उनकी सिलाई करने के काम आते हैं। जो इंटरनल ऑर्गन है चमड़ी के नीचे में मेनली, जो उनकी सिलाई करने के काम में आते हैं। अब ये जो अवशोषण होने वाले धागे हैं या जिनको हम घुलनशील बोल सकते हैं, ये कितने समय बाद में अवशोषित होते हैं वो 3 बातों पर निर्भर करता है। यानी ये जब शरीर में अवशोषित होते हैं या घुलते हैं, शरीर में टिश्यूज में मिल जाते हैं, तो ये किन बातों पर निर्भर करता है, ये 3 बातों पर निर्भर करता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। यानी सबसे पहले तो ये है कि उसकी अवशोषित होने की जो समय है या अवधि है वो इस बात पर निर्भर करती है कि धागा किस प्रकार के पदार्थ से बना है, यानी वो धागा जो है किस पदार्थ से बना हुआ है। कुछ पदार्थों से बने हुए धागे लंबे टाइम बाद में अवशोषित होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ से धागे बने होते हैं जो जल्दी अवशोषित होते हैं, कुछ मीडियम टाइम लेते हैं। और धागे का विशिष्ट गुण क्या है, क्वालिटी क्या है उसकी, वो भी मतलब क्या है उसके समय जो है ना उसको निर्धारण करती है, उसकी क्वालिटी। और धागा जहाँ पे हमने लगाया है, यानी जहाँ पे हमने सूचर किया है, वहाँ पे कोई संक्रमण तो नहीं हुआ है। अगर वहाँ पे संक्रमण हुआ है तो धागा जो है वो जल्दी अवशोषित हो जाएगा और हमारा मेन एक्शन एम जो पूरा नहीं होगा। इसलिए धागा जो है उसके अवशोषण की अवधि और समय जो 3 बातों पर निर्भर करता है। ये 3 बातें हैं कि एक तो धागा किस प्रकार के पदार्थ से बना है, उसकी
क्वालिटी क्या है, वहाँ इन्फेक्शन तो नहीं है, ये 3 बातें हैं, ये आपको याद करनी है। अब ये जो धागे होते हैं अवशोषित होने वाले या घुलनशील धागे हैं, ये कई प्रकार के होते हैं। इनमें के अलग अलग प्रकार, जो आपको कम से कम ये जितने धागे हैं 7, 8, 10 प्रकार के, इनके नाम आपको याद करने हैं। आपको नाम पूछे जा सकते हैं कि अवशोषित होने वाले धागों के किसी 5 के नाम लिखो, 4 के लिखो, 3 के लिखो, 8 के लिखो, तो आपको उनका नाम होना चाहिए। जैसे एक तो केटगट होता है, केटगट है, कंगारू टेंडन है, और फेशिया लेटा, कार्जिल मेम्ब्रेन, और एमनियोटिक मेम्ब्रेन, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड सूचर, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड सूचर, या इनको डेक्सोन भी बोलते हैं, इनको डेक्सोन भी बोलते हैं। और एक होता है पॉलीग्लेक्टिन 910, ये नंबर है इसका, पॉलीग्लेक्टिन 910 नंबर, यानी इसको हम विक्रिल भी कहते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि पॉलीग्लेक्टिन 910 का दूसरा नाम क्या है, तो उसका दूसरा नाम है विक्रिल। और एक होता है पॉलीडाइऑक्सेनोन, पॉलीडाइऑक्सेनोन, इसको जो है शॉर्ट में PDS बोलते हैं। तो अगर मान लो आपको ये पूछा जाए कि जो धागा अवशोषित प्रकार का धागा जो काम में लेते हैं, उसकी फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, 1 मिनट के लिए ना। हेलो, हाँ बॉस, कर दियो हाँ कोई बात नहीं, मैं कोई बात नहीं। तो सॉरी बच्चों, बीच में इंटरप्ट हो गया था। तो ये पॉलीडाइऑक्सेनोन, जिसको PDS बोलते हैं, तो ये भी पूछ सकते हैं कि PDS की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको याद करना। अब आपको एक एक करके हम इन धागों का, जो अवशोषित होने वाले धागे हैं, उनका हम एक एक का वर्णन करेंगे। सबसे पहले आता है केटगट। केटगट क्या है, जो रूमिनेंट्स पशु है, जुगाली करने वाले पशु है, उनके जो शल्य चिकित्सा में ये मुख्य रूप से काम में लेते हैं इस केटगट को। केटगट जो धागा है इसको लेते हैं। और पहले शुरू में जब इस धागे को बनाया गया होगा तो ये बिल्ली की आंत से बनता था। बिल्ली की जो आंत है, इंटेस्टाइन ऑफ कैट, इसीलिए इसको केटगट बोलते हैं। गट मतलब आंत और केट मतलब बिल्ली, बिल्ली की आंत से बनता था, जिसको केटगट बोलते हैं। अब ये धागा जो है भेड़ की आंत जो है, भेड़ की आंत की सबम्यूकोजा से, यानी या तो भेड़ की आंत की सबम्यूकोजा से अथवा भैंस की आंत की सिरोजल परत जो है उससे ये प्राप्त की जाती है, बनाई जाती है। अब आपने जो फर्स्ट ईयर में आपको जब मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब जो एलिमेंट्री कैनाल है, मतलब एलिमेंट्री कैनाल जहाँ से शुरू होती है और जहाँ से एंड होती है, पूरी एलिमेंट्री कैनाल, जिसमें ईसोफेगस है, स्टोमक है, रूमन रेटिकुलम जो भी है, बड़ी आंत, छोटी आंत, इन सभी की जो दीवार है उसमें 4 परतें होती है। सबसे अंदर की साइड में म्यूकोजा, फिर सब म्यूकोजा, फिर मस्कुलरिस और सीरोजा। तो ये भेड़ की जो आंत की सब म्यूकोजा यानी सेकंड लेयर है, जो अंदर से बाहर की साइड की जो सेकंड लेयर है उससे तैयार होते हैं, या भैंस की जो सिरोजल लेयर जो बाहर वाली लेयर है उससे तैयार होती है। अब इसको तैयार करके ना धागे को फैक्ट्रियों में तैयार करते हैं, जैसे ये आंत वगैरह निकाल के उसके बाद में जो धागा बना लेते हैं, उस धागे को या तो एल्यूमिनियम की फॉइल में, आपने देखा होगा एल्यूमिनियम की फॉइल बनी होती है, उसके अंदर इस धागे को रखते हैं, और या फिर क्या इसको कांच की नली में रखते हैं, कांच की ट्यूब होती है उसमें रखते हैं, और उसके अंदर जो है 85% इथाइल एल्कोहल वो भर देते हैं अंदर, उसमें धागा डालते हैं, ताकि उससे क्या है ये स्टेराइल रहता है और एक निष्क्रिय रहता है, और एक ये धागा सूखता नहीं है। अगर मान लो यूँ डाल दो तो धागा सूख जाएगा और फिर वो धागा काम में नहीं आएगा।
केटगट जो है वो दो प्रकार का होता है। केटगट यानी जो धागा भेड़ की आंत से या भैंस की आंत से या पहले केट की आंत से बनता था, वो दो प्रकार का होता है। उसको भी आपको याद करना, एक साधारण केटगट होता है जिसको प्लेन केटगट बोलते हैं, और एक होता है क्रोमिक केटगट जिसको क्रोमिक केटगट बोलते हैं। अब साधारण केटगट क्या है, प्लेन केटगट। ये केटगट शरीर के ऊतकों द्वारा जल्दी अवशोषित होती है, यानी इसकी अवशोषण क्षमता है वो जल्दी अवशोषित हो जाती है। इसको किसी प्रकार के केमिकल से ट्रीट नहीं करते, इसलिए इसको प्लेन बोलते हैं। और ये शरीर के अंदरूनी अंगों पर लगाई जाती है, जहाँ घाव जल्दी भर जाता है, ठीक हो जाते हैं। जिन घावों को जल्दी भरना है वहाँ पे प्लेन केटगट को लगाते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा कि प्लेन केटगट वो है जिसको किसी प्रकार के केमिकल से ट्रीट नहीं करते हैं, जैसी तैयार करते हैं वैसे ही केटगट को रखते हैं, उसको प्लेन केटगट बोलते हैं। और ये उन इंटरनल ऑर्गन्स में काम में लेते हैं, खासकर रूमिनेट्स में, जहाँ घाव को जल्दी भरना है। और ये धागा जो है कितने दिन में अवशोषित होता है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्लेन केटगट जो है वो उसका धागा कितने दिन में अवशोषित होता है। उसका धागा जो है वो 10 दिन में अवशोषित हो जाता है। अब प्लेन केटगट को कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, ये शरीर के अंदर पेरिटोनियम। अब पेरिटोनियम आप जानते हो पेरिटोनियम क्या होता है, ये आपको जब मैंने पिछले साल एनाटॉमी पढ़ाई थी आपको फर्स्ट ईयर में, तब बताया था कि पेरिटोनियम जो है ये जो हमारी शरीर की एब्डोमिनल केविटी है, जिसे मतलब जो केविटी है शरीर में बनी हुई, उसकी जो अंदर वाली परत है उसमें झिल्ली ऊपर है, डबल लेयर्ड होती है, उसको पेरिटोनियम बोलते हैं। तो इस पेरिटोनियम को सिलाई करते हैं इसी से। दूसरा जो वेसल्स है, ब्लड वेसल्स, अगर वो ब्लड वेसल्स कट फट गई तो उनकी सिलाई भी इसी केटगट से करते हैं। और भी शरीर के आंतरिक अंग हैं उनके सिलाई करने काम आता है। इसको एक इसका नाम और भी है, उसका नाम है टाइप ए एब्जॉर्ब्ड सूचरिंग भी, टाइप ए टाइप एब्जॉर्बेबल सूचर भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपको नाम करना है। ये सिनोनिम जो है ना, दूसरे नाम जो डबल नाम होते हैं वो भी आपको याद रखने हैं। फिर आता है इस प्लेन के बाद में क्रोमिक केटगट। क्रोमिक केटगट में क्या है, जो साधारण केटगट है उसको जब क्रोमिक एसिड या आयोडीन आदि से रसायन जो है क्रोमिक एसिड यानी क्रोमिक एसिड या आयोडीन जो है उसके अंदर जब इस रसायन को डुबो देते हैं तो ये केटगट जो है देरी से अवशोषित होने वाला केटगट बन जाता है। इसे क्रोमिक केटगट कहते हैं। इसको ये रेडिएशन अथवा इथाइलोनेक्साइड सॉल्यूशन से निष्क्रमित किया जाता है। इसको कैसे निष्क्रमित करते हैं, स्टरलाइज कैसे करते हैं, इसको स्टरलाइज जो है या तो रेडिएशन से करते हैं, रेडिएशन की जो किरणें हैं उनसे इसको स्टरलाइज करते हैं, अथवा इथाइलोनॉक्साइड यानी इथाइलोन ऑक्साइड, ये एक प्रकार का सॉल्यूशन है जिससे इसको स्टरलाइज करते हैं। क्रोमिक केटगट के कई प्रकार हैं। क्रोमिक केटगट के आपको अगर ये पूछा जाए क्रोमिक केटगट कितने प्रकार का होता है, तो क्रोमिक केटगट जो है वो 4 प्रकार का होता है। ठीक है, क्रोमिक केटगट जो है वो 4 प्रकार का होता है। एक प्लेन केटगट हो गया जिसको हम टाइप ए बोल सकते हैं, प्लेन केटगट जिसको हम टाइप ए बोल सकते हैं, ये 10 दिन में एब्जॉर्ब होता है। तो आपको ये बिल्कुल याद रखना है कि केटगट, क्रोमिक केटगट के कितने टाइप होते हैं और वो कैसे, उनका दूसरा नाम क्या है और वो कितने दिन में एब्जॉर्ब होते हैं। तो पहला है क्रोमिक केटगट प्लेन केटगट जो है वो टाइप ए बोलते हैं इसको, ये 10 दिन में एब्जॉर्ब होता है। ये प्लेन केटगट है, यानी इसको प्लेन केटगट बोलते हैं। दूसरा आता है माइल्ड क्रोमिक केटगट। माइल्ड क्रोमिक केटगट जिसमें जो सॉल्यूशन जिसमें क्रोमिक एसिड या आयोडीन में डालते हैं उसमें कम टाइम रखते हैं, तो जिससे क्या है कि वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी ये 15 दिन में एब्जॉर्ब हो जाता है। इसको टाइप बी बोलते हैं।
माइल्ड क्रोमिक कैटगट को टाइप बी बोलते हैं और ये 15 दिन में एब्जॉर्ब हो जाता है। जब टांका लगाते हैं अंदर की साइड में तो ये 15 दिन में उस शरीर में यानी ऊतक में मिल जाता है। फिर होता है मीडियम क्रोमिक कैटगट। मीडियम क्रोमिक कैटगट जो है इसको टाइप सी बोलते हैं और ये 20 दिन में एब्जॉर्ब हो जाता है। टांका लगाने के बाद 20 दिन में ये टिश्यूज़ में मिल जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। लास्ट में आता है एक्स्ट्रा क्रोमिक कैटगट। एक्स्ट्रा क्रोमिक कैटगट इसको टाइप डी बोलते हैं और ये 40 दिन में एब्जॉर्ब होता है, बहुत टाइम लेता है एब्जॉर्ब होने का। अगर ऐसे घाव है ना जिसको ज़्यादा दिन में हील होना है, वहाँ पे हम इस प्रकार का कैटगट लगाते हैं जो ज़्यादा दिन तक। अगर कैटगट जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है तो घाव मिलेगा नहीं, इसलिए इसकी अलग अलग टाइमिंग है इनकी। ज़्यादातर जो है ना कैटगट काम में लेते हैं टाइप सी वाला। टाइप सी वाला मतलब टाइप सी का मतलब क्या है, मीडियम क्रोमिक कैटगट जो है जो एब्जॉर्ब होता है 20 दिन में, उसको ज़्यादातर काम में लेते हैं। क्रोमिक कैटगट जो है ये मांसपेशियों को सूचर करने का काम आता है। क्रोमिक कैटगट जो है ये मांसपेशियों को सूचर करने में काम आता है। अब कैटगट के मोटाई के और आकार के आधार पर कई प्रकार के कैटगट उपलब्ध है मार्केट में। वो कौन कौन से हैं? एक तो है 000, 30, यानी कैटगट का साइज है 30 या 3/0 बोल सकते हैं इसको। 30 इसको बोलते हैं 30 साइज। इसकी डायमीटर जो है सूचर मटेरियल का डायमीटर है 0.25 मिलीमीटर, 0.25 मिलीमीटर। अब ये किस जगह काम आता है? पेरिटोनियम को, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लाइगेशन ऑफ वेसल्स, यानी पेरिटोनियम, स्मॉल इंटेस्टाइन और वेसल्स, ब्लड वेसल्स को लाइगेट करने के काम आता है। फिर आता है दूसरा जो है वो 000 के बाद में साइज आता है 0 नंबर या 10 या इसको हम 1/0, 1/0 भी कह सकते हैं। ये इसकी थिकनेस जो है, ये डायमीटर इसका 0.4 मिलीमीटर है इसका पॉइंट। और इसमें वही चीज़ें लाइगेट करते हैं, सूचर करते हैं जो हमने 000 वाली साइज़ का किया था, यानी पेरिटोनियम, स्मॉल इंटेस्टाइन और ब्लड वेसल्स को लाइगेट करने का काम आता है। फिर है 00 को हम 20 बोल सकते हैं इसको। इसकी जो डायमीटर है सूचर मीटर वो 0.30 है, ये 0.30 इसका है, यानी ये पेरिटोनियम, स्मॉल इंटेस्टाइन और ब्लड वेसल्स को लाइगेट करने काम आता है। कैटगट नंबर 1, इसके बाद में 0, 00, 30 के बाद में आता है कैटगट नंबर 1। इसकी मोटाई या इसकी जो डायमीटर है वो 0.48 मिलीमीटर है। ये मसल्स जैसे जैसे डायमीटर बढ़ता जाता है ये धागा मजबूत हो जाता है, और मजबूत धागा जो है फिर जो सॉलिड ऑर्गन है उनका भी सूचरिंग का काम आता है। जैसे अब ये कैटगट नंबर 1 है, ये मसल्स, फेशिया एंड लाइगेशन ऑफ वेसल्स। मसल्स आप जानते हो मांसपेशियाँ, और फेशिया जो है मांसपेशी के ऊपर जो झिल्ली है उसको फेशिया बोलते हैं। कैटगट नंबर 2, ये 0.50 इसकी डायमीटर है। ये मसल्स, फेशिया एंड लाइगेशन ऑफ वेसल्स, वो सेम काम है जो पहले 1 नंबर का था। फिर कैटगट नंबर 3 और कैटगट नंबर 4 और ये जो है कैटगट नंबर 1, 2, 3 और 4 जो है ये कैटगट नंबर धागे जो हैं ये सभी मसल्स, फेशिया को सूचर करने का काम आते हैं और ब्लड वेसल्स को लाइगेट करते हैं। इसके बाद में आता है कैटगट नंबर 5 की जो डायमीटर है वो 0.80 है, 0.80 है। ये रूमन को और यूट्रस को और एब्डोमन आदि को सूचर करने का काम आता है। ऐसे ही मतलब क्या है, कैटगट नंबर 6 जिसका डायमीटर होता है 0.90, कैटगट नंबर 7 जिसका डायमीटर होता है 1.02 mm। अब ये सब तीनों प्रकार के जो हैं ये रूमन, यूट्रस और एब्डोमन को सूचर करने के काम आते हैं। अब ये 30 जो है आपने जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में 000, सबसे पतला कैटगट है, और नंबर 7 जो है वो सबसे मोटा कैटगट होता है। कैटगट धागा एल्कोहल से बाहर ज़्यादा समय पर रहने से सूख जाता है, इसलिए इसको एल्कोहल में ही रखते हैं। इसको इथाइल एल्कोहल बताया मैंने आपको, उसी में रखते हैं।
तथा बाद में अगर मान लो वो एल्कोहल से बाहर ज़्यादा रख लिया और वो सूख जाए धागा तो उसको कभी काम में नहीं लेना चाहिए। तो ये हो गया कैटगट के बारे में। सेकंड जो धागा है वो आता है कंगारू टेंडन, यानी जो छोटे कंगारू होते हैं, मतलब बेबी कंगारू जिसे बोलते हैं, बेबी कंगारू के पूंछ में एक टेंडन पाया जाता है। टेंडन आपको मैंने बताया था कि टेंडन क्या होता है, टेंडन और लिगामेंट आपको पढ़ाए थे, टेंडन और लिगामेंट आपको पढ़ाए थे। तो ये कंगारू, छोटा कंगारू की पूंछ में पाया जाने वाला टेंडन है, उससे ये बनाया जाता है। अब ऐसे स्थान जहाँ पे खिंचाव रहता है, ऐसे स्थान की सूचरिंग करना अंदर के ऑर्गन की, जहाँ पे खिंचाव रहता है ऑर्गन में, वहाँ इस प्रकार के धागों को काम में लेते हैं क्योंकि बहुत मजबूत होता है धागा। ठीक है, ये कैटगट से भी ज़्यादा समय बाद अवशोषित होता है। कैटगट जो है 40 दिन बाद में एब्जॉर्ब होता है, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा टाइम लेता है। यह धागा जो है हिरनियल रिंग, हिरनिया का मतलब होता है जब आंत वगैरह या यूट्रस जो है या उसके अंदर जो मसल है वो फट जाती है मसल, और स्किन इंटेक्ट रहती है, तो वो आंत जो है वो उस मसल्स के थ्रू स्किन के पास चली जाती है और बाहर मतलब अपने को गुब्बारे टाइप दिखती है, उसको हिरनिया बोलते हैं। अगर ये चीज़ आपको जब आप प्रैक्टिकल क्लास में चलोगे तो मैं आपको समझाऊंगा। गौशाला में से बहुत केस आते हैं हिरनिया वाले केस। गौशाला में गायों की हिरनिया बहुत है, गायों के एक दूसरी गाय सींग मार देती है, जिससे मसल्स फट जाती है और इंटेस्टाइन चमड़ी में बाहर आ जाती है, यानी चमड़ी से बाहर नहीं आती है लेकिन मसल्स और चमड़ी के बीच में आ जाती है। तो ऐसे अगर मान लो हिरनियल रिंग है तो उसको सूचर करने के लिए कंगारू टेंडन काम में लेते हैं, या जोड़ के कैप्सूल है, जॉइंट जो है जैसे मान लो नी जॉइंट है, इनमें कैप्सूल होते हैं। ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है एनाटॉमी में, जॉइंट्स का जब आपको अध्ययन कराया तो जॉइंट्स मैंने आपको पढ़ाया था कि उसमें कैप्सूल होते हैं। तो वो कैप्सूल अगर बाय द वे उसमें टांके लगाने हो कैप्सूल में, जॉइंट कैप्सूल में, तो फिर इसी धागे को काम में लेते हैं। तो कंगारू टेंडन क्या होता है और इसके धागे कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, ये आपको याद करना है। मेनली याद करने वाली चीज़ें ये है कि कैटगट जो है, ये कंगारू टेंडन कैसे बनता है, और प्लस इसका कहाँ किस ऑर्गन में लगाते हैं जहाँ ज़्यादा खिंचाव होता है वहाँ लगाते हैं, क्योंकि आवश्यक ये मजबूत होता है धागा। फिर आता है फेशियल लेटा। ये जो फेशियल लेटा है ये गाय और भैंस के फेशियल लेटा से प्राप्त किया जाता है। फेशियल लेटा जो है मसल्स पे, फेशिया जो होता है मसल्स के ऊपर जो कवरिंग है फेशिया होता है, उसको फेशिया बोलते हैं, उससे प्राप्त किया जाता है। तो ये ज़्यादातर गाय भैंसों के पिछले पैर में पाया जाता है फेशिया लेटा, उससे ये तैयार किया जाता है। और इसका उपयोग पशु शल्य चिकित्सा में बहुत कम होता है, यानी ये फेशियल लेटा जो है इसका उपयोग बहुत कम होता है। तो ये भी एग्जाम में आ सकता है। अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि फेशियल लेटा जो सूचरिंग मेटेरियल है उसका उपयोग पशु शल्य चिकित्सा में बहुत ज़्यादा होता है, तो ये रोंग है, ये गलत है, क्योंकि इसका उपयोग बहुत कम होता है। तो ये ट्रू फॉल्स में आ सकता है, इसको याद रखना। फिर आता है कारगिल झिल्ली, यानी कारगिल मेम्ब्रेन। ये जो है कारगिल मेम्ब्रेन जो है ये जुगाली करने वाले पशु जैसे मुख्य रूप से गाय और भैंस जो है उसके सीकम से प्राप्त होती है। सीकम जो है बड़ी आंत का पहला पार्ट है सीकम, सीकम कोलन और रेक्टम आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था। तो ये जुगाली करने वाले पशु मेनली गाय भैंस के सीकम से प्राप्त किया जाता है, और ये भी पशु चिकित्सा शल्य चिकित्सा में बहुत कम काम आता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। एमनियोटिक झिल्ली यानी एमनियोटिक मेम्ब्रेन जो है जब बच्चा गर्भ में पल रहा होता है तो उसके चारों ओर एमनियोटिक सैक बनता है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है। तो उस झिल्ली से, जो एमनियोटिक झिल्ली है उस झिल्ली से जो सूचरिंग मेटेरियल बनता है उसको एमनियोटिक झिल्ली सूचरिंग मेटेरियल बोलते हैं। एक आता है कोलेजन। कोलेजन का मतलब है कि गाय भैंस के पैरों के अंदर जो फ्लेक्शन टेंडन होता है, टेंडन दो प्रकार के होते हैं, एक एक्सटेंशन टेंडन होता है, एक फ्लेक्शन टेंडन होता है, जो आपको टेंडन में मैंने पढ़ाया था, अगर आपको ध्यान हो तो। एक्सटेंशन टेंडन का मतलब होता है किसी पैर को एक्सटेंड करना। जैसे मान लो ये मान लो पैर है आगे वाला, तो इसको इस तरह से एक्सटेंड करते हैं, वो जो टेंडन है
उसको एक्सटेंशन टेंडर बोलते हैं। और जो इसको फ्लेक्स करते हैं, मोड़ते हैं, जो टेंडन अंदर की साइड में जो होते हैं टेंडन वो मोड़ते हैं इसको, उसको फ्लेक्सर टेंडन बोलते हैं। उन टेंडन से जो सूचक मटेरियल बनता है उसे कोलेजन बोलते हैं। और ये जो है कोलेजन जो है ये 60 दिन में अवशोषित होता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट दो ही चीज़ें हैं कि एक तो ये कहाँ से प्राप्त होता है फ्लेक्सन टेंडन कोलेजन जो है सूचक मटेरियल, और एक ये अवशोषित कितने दिन में होता है। तो ये अवशोषित होता है 60 दिन में। फिर इसके बाद में आता है पोलीग्लैक्टिल यानी 910, इसको पोलीग्लैक्टिल 910 बोलते हैं। पोलीग्लैक्टिल 910, इसको हम मतलब क्या है विक्रिल भी बोलते हैं। इसका नाम दूसरा विक्रिल भी है, इसको विक्रिल भी बोलते हैं। और ये एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई पोलीग्लैक्टिन 910 का दूसरा नाम क्या है, तो दूसरा नाम है विक्रिल। और ये जो है विक्रिल जो है ये ग्लाइकोनिक लैक्टिक एसिड पॉलीमर से बनाया हुआ है। पॉलीमर जो होते हैं ना उससे बना है, जिसका नाम है ग्लाइकोनिक लैक्टिक एसिड पॉलीमर से बना हुआ है और अवशोषित होने वाला धागा है ये। अब ये क्या सिंथेटिक है, इसको पशु की आँत से या उसकी टेंडन से नहीं बनता, ये सिंथेटिक है। इसको सिंथेसिस करते हैं, ये बढ़ाया जाता है कृत्रिम रूप से। यानी ये ग्लाइकोनिक लैक्टिक एसिड पॉलीमर जो पॉलीमर्स होते हैं ना, प्लास्टिक के पॉलीमर वगैरह, इस तरह से पॉलीमर है उससे बनाया जाता है। ये काफ़ी महंगा धागा है, ये विक्रिल जो बहुत महंगा धागा है, इसलिए सिर्फ ये कुत्तों में ही या मनुष्यों की शल्य चिकित्सा में काम में लेते हैं। बहुत महंगा होने के कारण सिर्फ कुत्ते जो है, कुत्ते मालिक इसको अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन गाय भैंस वाले बेचारे अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए इसको मोस्टली कुत्तों में या मनुष्यों में इसको काम में लिया जाता है। अब इस धागे का उपयोग जो है ना वो संक्रमित घाव में भी कर सकते हैं। अगर मान लो इन्फेक्टेड वुंड है तो भी इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये अवशोषित लेट होता है। आपको ये पूछा जा सकता है कि भाई इसको संक्रमित घाव में भी काम में ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि अब इसका अवशोषण जो लेट होता है और ये 40 से 90 दिन में अवशोषित होता है। तो ये आपको हर धागे की अवशोषित अवधि को याद करना जरूरी है। ये एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसमें अंडरलाइन कर लेना इनको याद करना। इसके बाद में जो आता है वो है पॉलीग्लाइकोनिक एसिड। ये भी सिंथेटिक है, ये भी सिंथेटिक सूचक मटेरियल है। पॉलीग्लाइकोनिक एसिड यानी इसको डेक्सोन भी बोलते हैं, डेक्सोन। यह भी विक्रिल की तरह ग्लाइकोनिक एसिड से बना हुआ धागा है। मतलब जैसे वो ग्लाइकोनिक एसिड से बना था पॉलीमर से, ऐसे यही मतलब क्या है विक्रिल की तरह ग्लाइकोनिक एसिड से बनाया हुआ धागा है, लेकिन विक्रिल से ज़्यादा मजबूत होता है, ये उससे भी ज़्यादा मजबूत होता है। तो ये धागा काफ़ी महंगा होने के कारण सिर्फ और सिर्फ कुत्तों की शल्य चिकित्सा में काम आता है। ये बहुत ज़्यादा महंगा है, ये विक्रिल से भी ज़्यादा महंगा है। ये कम से कम 14 दिन में अवशोषित हो जाता है और अधिकतम ये 100 से 120 दिन में अवशोषित होता है। यानी जो विक्रिल है वो 40 से 90 दिन में अवशोषित होता है, लेकिन ये जो डेक्सोन जो है ये विक्रिल से भी ज़्यादा दिन बाद में अवशोषित होता है। यानी ये कम से कम 14 दिन से लेके 120 दिन में अवशोषित हो सकता है। यानी 14 दिन में भी ऐसा भी धागा तैयार करते हैं जो 14 दिन में अवशोषित हो जाए, लेकिन ऐसा भी धागा तैयार करते हैं डेक्सोन का जो 120 दिन में अवशोषित होता है। तो ये इसमें कुछ और भी मतलब 3 धागे जो आपकी बुक में नहीं दिए हुए हैं। एक होता है पॉलीडायोक्सेनोन, और एक होता है पॉलीग्लिकेप्रोन जिसे मोनोक्रिल बोलते हैं। एक होता है पॉलीग्लाइकोनेट नेल। तो ये 3 और नाम है जो आपको इनको याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ये 3 और होते हैं, मोस्टली आपकी किताब में सिर्फ विक्रिल और डेक्सोन दिया हुआ है। तो ये थे 5 जो मैंने बताए हैं, विक्रिल और डेक्सोन। ये सिंथेटिक सूचक मटेरियल है। अब जो है ये एब्जॉर्बेबल थे, जो घुलनशील थे।
अब कुछ धागे ऐसे हैं सूचरी मेटेरियल जो नॉन एब्जॉर्बेबल है, यानी जो घुलते नहीं हैं, वो जिनको काटना पड़ता है बाद में, इसलिए ये धागे शरीर द्वारा अवशोषित नहीं होते हैं, एक नंबर। दूसरा, इनको कुछ समय बाद घाव भरने के उपरांत काट के अलग कर देते हैं। जब घाव भर जाता है तो इनको काट देते हैं, लेकिन इनको मोस्टली जो है शरीर के बाहरी भाग में लगाते हैं, जैसे स्किन की सूचरिंग में इनको लगाते हैं, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़े तो इसको अंदरूनी भागों में भी काम में ले सकते हैं, जबकि ये स्टरलाइज स्थिति में हो। अच्छी स्टरलाइज स्थिति में हो तो इन धागों को जो नॉन एब्जॉर्बेबल इनको आंतरिक अंगों में भी काम में ले सकते हैं। वहाँ लेने में बाद में क्या है, इनके ऊपर कैप्सूल बन जाता है, इनको फिर निकालने की जरूरत नहीं होती, कैप्सूल बन जाता है। लेकिन इनको बहुत इमरजेंसी में जब आपके पास में कोई घुलनशील सूचरिंग मेटेरियल नहीं तभी काम में लेते हैं, अदरवाइज इनको स्किन की सूचरिंग में ही काम में लेते हैं, बार की सूचरिंग में। नॉन एब्जॉर्बेबल धागे जो हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे कॉटन का धागा है, सिल्क का धागा है। सिल्क जो है आपको पता है सिल्क कैसे तैयार होता है? सिल्क जो है सिल्क कहाँ से कैसे तैयार होता है? सिल्क रेशम के कीड़े से तैयार होता है। फिर नायलॉन का धागा है, नायलॉन, और एक होता है लाइनोन। ये दो प्रकार के धागे, नायलॉन और लाइनोन, LYNON लाइनोन और NYLON नायलॉन। नायलॉन के कपड़े आप देखते हो, नायलॉन का कपड़ा घरों में बोलते हैं कि नायलॉन का कपड़ा है। घोड़े के बाल, हेयर ऑफ हॉर्स के पूंछ के बाल जो है वो मोस्टली काम में लेते हैं। वैसे मेन पे जो बाल होते हैं वो भी काम में लेते हैं, मतलब उसके गर्दन के ऊपर जो बाल है वो प्लस पूंछ के बाल इसमें काम में लेते हैं। स्टेनलेस स्टील के भी वायर जो है वो काम में लेते हैं। एक होता है विटाफिल या सुप्रामिड, और इसको कैप्रोलेक्टम भी बोलते हैं। एक माइकल विले है, माइकल क्लिप जिसे बोलते हैं, माइकल क्लिप। सेफ्टी पिन जो औरतें यूज़ करती है वैसे सेफ्टी पिन भी आती है इसमें। पॉलिस्टर है, पॉलीथाइलिन है, पॉलीप्रोपाइलिन है, और इसके अलावा जो है अम्बिलिकल टेप है, जो अम्बिलिकल टेप भी इसमें काम में आती है। नायलॉन, विटाफिल, पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलिएस्टर फाइबर भी काम में लेते हैं, और पॉलिएस्टर फाइबर भी काम में लेते हैं। सिंथेटिक मेश, डेक्रोन का कपड़ा आता है, वैसे डेक्रोन जो है इसका धागा भी आता है। तो ये सारे जो है ये धागे वो हैं जो जानवरों से प्राप्त नहीं होते हैं। बहुत ज़्यादा जानवरों से प्राप्त होते, कोई कैटगट किसी इंटेस्टाइन से बना, कोई फेशियल एटस बना, लेकिन या फिर वो जो है सिंथेटिक थे उसमें। ये धागे जो है नॉन एब्जॉर्बेबल भी सारे करीब ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक से बनाए जाते हैं, ठीक है। अब इसके अलग अलग हम एक एक का वर्णन करेंगे। आज हम सिर्फ